Yes, hello students, welcome back to the channel and this is the part second of your geography का second chapter. ठीक है. Last time we have spoken about the location of India and Brazil. ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो और यहाँ पर आओ. ठीक है, तब जाके आपको बेटर समझ में आएगा. फाइन. आज के वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के बारे में. तो मैप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैप. वी हैव दी पॉलिटिकल मैप एंड वी हैव दी फिजिकल मैप. ठीक है, पॉलिटिकल मैप आर नथिंग बट जहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनी हुई हैं. आप देख सकते हैं 28 स्टेट्स हैं. ठीक है, और फिर यूनियन टेरिटरीज हैं. और फिर फिजिकल मैप आर नथिंग बट नेचुरल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, फॉर एग्जांपल हिमालयस हैं, डेजर्ट है, आपके रिवर सिस्टम है, प्लेटो सिस्टम है, आइलैंड्स हैं. तो ये सारे जो भी आपके नेचुरल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं कंट्री में, वो आपके फिजिकल मैप में आ जाएगा. ठीक है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रोवाइड कर रहा हूँ. सेम ब्राज़ील का भी अगर हम देखें तो ब्राज़ील ऑल्सो हैव योर पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप. ठीक है, ब्राज़ील में भी आप देख सकते हैं वी हैव 26 स्टेट्स. सबसे बड़ा स्टेट्स इज अमेजोना की, जहाँ पर अमेजोन रिवर और अमेजोन फॉरेस्ट लोकेटेड है. फिर अगर हम फिजिकल मैप की बात करें, वी हैव सी अमेजोन रिवर, then we have highlands, see it is similar to the plateau in India. Then we have mountains, see you can see the triangle part, ये आपके हाईएस्ट माउंटेन्स और पीक्स हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आने वाले जो फिजिकल फीचर वाले चैप्टर हैं तो उसमें हम लोग ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. Now in this slide we will be discussing a very important topic for your exam perspective and that is your historical background of India and Brazil. ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो गाइस एंड प्लीज़ रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. ओके, इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ही अच्छे खासे चांसेस हैं. अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्राज़ील. इस इंडिया की बात करें तो आप सभी को पता है कि इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मैनी ईयर्स. ठीक है, अगर हम वही ब्राज़ील की बात करें तो इट वॉज अंडर द पोर्चुगीज रूल. सो प्लीज़ अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक. फिर अगर आज़ादी की बात करें तो इंडिया गॉट इज इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड ब्राज़ील गॉट इज इंडिपेंडेंस इन 1822. फाइन, बट आज़ादी के बाद फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी ब्राज़ील वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट. ठीक है, तो मतलब वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं था. सो द एंटायर कंट्री वॉज कंट्रोलिंग बाय द मिलिट्री लीडर्स. हालांकि अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग से वी चूज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, सी बोथ दी कंट्री आर अ डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें और ब्राज़ील की बात करें तो दोनों ही डेवलपिंग कंट्री में आती हैं. बट तो ऐसा पहले नहीं था. तो पहले दोनों ही कंट्री काफ़ी पुअर कंट्री थी. तो वो हम लोग देखते हैं कि अगले पॉइंट को अगर हम लोग समझेंगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इंडिया ने 3 लड़ाइयाँ तो लड़ी. ठीक है, पाकिस्तान और चाइना के साथ. फूड शॉर्टेज भी था बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन. तो फूड शॉर्टेज भी था हमारे कंट्री में. फमाइन, जिसकी वजह से फमाइन्स आए और बहुत सारे पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल के नीचे चले गए. फाइन, वहीं अगर हम लोग ब्राज़ील में देखें तो ब्राज़ील में भी आज़ादी के बाद स्टेबिलिटी बहुत ही कम थी. फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आते रही और तो जिसके वजह से उधर की भी पॉपुलेशन को काफ़ी प्रॉब्लम तो सहना पड़ा और पॉवर्टी लेवल भी बहुत ही बढ़ गया था. बट ये सारी डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस के बावजूद भी तो दोनों कंट्री ने तो बहुत ही अच्छे से फाइट बैक किया. तो इंडिया के बारे में आपको पता है कि ये तो कैसे एग्रीकल्चर शॉर्टेज से लड़ने के लिए वी स्टार्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन, वी स्टार्टेड द वाइट रेवोल्यूशन एंड डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में हम लोग ने टेक्नोलॉजिकल वाइज काफ़ी प्रोग्रेस किया हुआ है. ठीक है, तो सेम गोज़ फॉर द ब्राज़ील एज वेल. आपको पता है कि कॉफ़ी तो आज पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में सी ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी इन दी वर्ल्ड. ओके, तो ये काफ़ी चैलेंजेस को तो फेस करते हुए आज दोनों कंट्री एक ग्लोबल मार्केट में स्टैंड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूथ पॉपुलेशन एंड स्किल्डफुल पॉपुलेशन. तो अभी के लेवल पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया एंड ब्राज़ील प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म. फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टूड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बोथ दिस कंट्री. ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ मार्क दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क करके रखो अपने टेक्स्ट बुक में. ठीक है, चलो अभी आगे प्रोसीड करते हैं. दिस इज़ द लास्ट स्लाइड सी ऑफ दिस चैप्टर. तो ये कोई क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक का जो लास्ट पेज है तो उसमें कुछ
की टर्म्स हैं तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। सी अगर हम लोग ये लाइन को पढ़ते हैं गाइस, सो इट इज रिटन दैट इंडिया हैज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और वहीं ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में भी फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो बोथ दिस कंट्री में तो ये फेडरल वर्ड सेम है, रिपब्लिक वर्ड सेम है, चेंज खाली पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में, ठीक है। तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि सी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि जहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है कंट्री का, तो वो लोग चुनते हैं उनको, ठीक है, कोई राजा रानी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया अपने नाम के आगे रिपब्लिक लगा सकता है, बिकॉज इन इंडिया तो वी डोंट हैव एनी किंग और क्वीन, ठीक है। अगर आप इंग्लैंड की बात करो तो सी इंग्लैंड अपने नाम के आगे रिपब्लिक नहीं लगा सकता, बिकॉज आपको पता है कि इंग्लैंड में रानी होती है ना, क्वीन एलिजाबेथ, और तो पहले राजा भी थे, तो अभी वहाँ पर वो सिस्टम अभी भी बरकरार है, ठीक है। फेडरल का मतलब होता है गाइस कि द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब अगर कोई बड़ी कंट्री है, ठीक है, अगर समझो ये एक कंट्री है, तो एक गवर्नमेंट तो सभी तो पूरे मतलब टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से छोटे छोटे स्टेट्स बनाएंगे और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रखा जाएगा, ठीक है। तो वो फेडरल सिस्टम कहते हैं उसे, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तो डिवाइड होती है, कि आप जैसे कि इंडिया में देख सकते हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास पावर है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पे आते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जैसे इंडिया में और इंग्लैंड में, फाइन। और प्रेसिडेंशियल की बात करें तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं, जैसे यूएस में, चाइना, रशिया में। तो यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर जैसा ऑफिस नहीं मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर की कोई पोजीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और इंडिया में प्रेसिडेंट होता है बट वो खाली नॉमिनल हेड होता है, तो सारा पावर और सारा काम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, ठीक है। तो खाली नाम का फ़र्क है, काम दोनों कंट्री में सेम होता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में वही काम करता है जो प्रेसिडेंट अमेरिका, चाइना, रशिया में तो ब्राज़ील में करते हैं, फाइन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राज़ील अगर प्रेसिडेंशियल टाइप है तो कहने का मतलब कि वहाँ पर जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। इंडिया पार्लियामेंट्री टाइप है तो कहने का मतलब इंडिया में जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, फाइन। तो ये आपका बेसिक कुछ आपके टर्म्स थे जो आपको पता होने चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर नोइंग द थिंग्स बेटर एंड स्कोरिंग अ बेटर मार्क्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपना ये चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, चीज़ें आपको बेसिक से समझी हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड तक शेयर करो, ठीक है। बाय बाय।